इसके अलावा लगातार हम लोग कुछ ना कुछ चल ही रहे हैं। आनंद मिश्रा जी भी आए थे, अनिल मिश्रा जी दिल्ली से आए थे, रंग संगीत पर परिचर्चा हुई। और इसी क्रम में हमारे बीच ग्वालियर के और हमारे क्षेत्र के बहुत विख्यात युवा व्यक्तित्व, जिनका नाम है डॉक्टर मनीष जयस्तन। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर मनीष जयस्तन जी वर्तमान में ITM यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। आपको याद हो कुछ समय पहले गुफ्तगू में जो हमारे इरफान साहब थे वो भी आए थे, उनका कॉल आया मेरे पास कि हम ITM आए थे। मैं उनसे मिलने गया, तो रेलवे के स्टेशन पर सी ऑफ किया और साथ में हमारे कुछ बच्चे भी गए थे। बहुत लंबी परिचर्चाएँ भी हुई। तो सारा कार्यक्रम आपके माध्यम से ही संचालित था। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब से ITM यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट में आए थे तब से लगातार कलात्मक जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। तो क्योंकि हम भी आपके व्यक्तित्व और ज्ञान से अछूते ना रहे। और आपका अगर मैं संक्षिप्त परिचय दूँ तो आप वर्धा से MPhil और PhD हैं और मास्टर्स आपने BBA यूनिवर्सिटी अम्बेडकर से किया है, लखनऊ से। और लगातार आप फिल्मों में लेखन कर रहे हैं, फिल्म सेक्शन फॉर क्रिटिसिज्म के ऊपर लिख रहे हैं। और नेहरू मेमोरियल फेलोशिप जो ट्रस्ट है उसके द्वारा आपको फेलोशिप प्राप्त हुई थी, जिसमें आपने पूरे भारतवर्ष की पहली किताब लिखी है, कलाओं में सेंसरशिप। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बहुत सारे हमारे जो कलाकार हैं उनको सेंसरशिप का मालूम ही नहीं है कि किन चीज़ों में सेंसरशिप है या नहीं। तो एकमात्र पहली इस पर किताब लिखने का श्रेय आपको जाता है मनीष जी को। और उसके साथ में लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये विषय क्यों ना हमारे बच्चों से परिचय कराया जाए। तो हम पूरे सेशन को लगभग 1.25 घंटे में बांटेंगे, 1 घंटे में तक की बातें सुनेंगे, जो भी उनका विषय है विषय पर प्रकाश सुनेंगे। और उसके अलावा फिर आपके मन में जो भी सवाल होंगे कलाओं में सेंसरशिप को विशेष रूप से रंगमंच हुए। तो मैं स्वागत श्रृंखला अपनी किताब से कराना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी किताब आ रही है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के मैं तालियों की गड़गड़ाहट से डॉक्टर मनीष बिना किसी विलंब के आपसे अनुरोध करता हूँ इस विषय पर प्रकाश डालें हमारे विद्यार्थी। नहीं आप आराम से पढ़ना पड़ता है। काम 2018 है, 2014 से 2018 के बीच में किताब लिखी और फिल्म सेंसरशिप के 100 वर्ष 2018 में हुए थे, 4-5 साल और हो गए। तो इस किताब के जो पार्ट 2 में जो आखिरी अध्याय में लिखा गया वो आज पूरा हो रहा है। तो जो संभावना प्रतीत की थी कि OTT पर सेंसरशिप लगने वाली है वो शायद करते ही तो आप सबके बीच में वर्तमान सिंह कुमार संगीत विश्वविद्यालय में बुलाने के लिए आपसे बातचीत करनी थी। मैं थिएटर का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन थिएटर और सिनेमा विभाग से PhD है। फिल्मों पर इंटरेस्ट था, इसलिए मैं थिएटर को अपने आप में मान लेता हूँ कि थिएटर बिना सिनेमा अगर पढ़ना है तो बिना थिएटर क्या नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता। मेरी छोटी सी कोशिश आप सबके बीच ये रहेगी कि सेंसरशिप को समझने की और सेंसरशिप के अलावा कलाओं में सेंसरशिप कैसे तो उसका सिनेमा में क्या रूप हमारे सामने आया और जीवन के हर पहलू में सेंसरशिप कैसे काम करता है। अभी सोचिए कि आप लोग भी कोई विचार अगर मन में आया तो उसको पहले करते क्या सबसे पहले उसको करती है दिमाग के ऊपर जम गई तो हम उसका क्या करते हैं। ये हमारे दिमाग को नहीं सेंसरशिप जैसी भूमिका में रहना है। राम पर वो काम हम नहीं कर पाएंगे, क्यों? हमारा मन इजाजत नहीं दे रहा। राम के किसी पहलू को आप उठाकर देखिए या सीता के किसी पहलू को उठाकर देखिए, कौशल्या के, भरत के, लक्ष्मण के, जो भी आख्यान हमारे बीच में आते हैं पौराणिक आख्यान जो हम सुने हैं, कि किसी एक चित्र को उठाइए और सोचिए कि यार क्या इस पर मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, उसको कुछ उस एंगल से देख सकता हूँ क्या। तो हमारा मन शायद अगर हमारा मन जैसा होता है, कई बार बायसनेस हमारे दिमाग में भरी होती है, बायस मीडिया के लोग बायस से इसलिए करते हैं क्योंकि हम डेली उससे रूबरू होते हैं कि हम जिस समय काल परिस्थिति में हैं हम वैसे ही बात
अपने ऑडियंस को देते हैं। तो उस बायसनेस को कैसे, हमारा दिमाग बायस कैसे होता है, उस बायसनेस से शुरुआत होती है सेंसरशिप। अगर मुझे पता है कि संगीत विश्वविद्यालय में संगीत कला और उन विषयों पर ही बात होनी है, तो इजाज़त देने वाले ना देने वाले लोग कौन हैं? कोई एक ढांचा बना होगा कि इसके अगर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। उसको अगर कोई अलग व्यक्ति कहे कि नहीं ये तो सेंसरशिप लगा रहे हो, तो हमारे विश्वविद्यालय के ज्ञान का केंद्र होते हैं, किसी भी तरीके के ज्ञान आ सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान वही आएगा जो उसके इर्द गिर्द घूमेगा। सिनेमा में शुरुआत ऐसी ही हुई। एक बहुत पहले की बात है, 1876 में, ये 87 में शायद, जो सबसे पहली शुरुआत होती है सेंसरशिप की कलाओं में, रंगमंच में। रंगमंच एक ऐसी विधि है, ऐसी कला है कि आप उसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, आप मंच पर आकर के प्ले करते हैं, उस समय कोई रोक नहीं सकता। फिल्म सेंसरशिप पर क्या है कि बहुत पहले की प्रक्रिया, प्रदर्शन से पहले ही सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, लेकिन थिएटर में आप ऐसा नहीं कर सकते। सोचिए कि अगर कोई नाटक पास हो गया, आपने उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं आप, उसके बाद आप किसी को दिखाते हैं कि हाँ हमें ये प्ले यहाँ करना है, तो किसी पुलिस को और डीएम को या देना पड़ता है, ये प्ले हमारा बहुत साफ़ सुथरा है, इसमें कोई गाली गलौज और महिलाओं के साथ न्यायाधीश को बैठना नहीं है। मैं एक बिंदु पर भी बातचीत करूँगा कि किस बिंदु पर कहाँ फंसा सकती है पुलिस, क्योंकि आपके रंगमंच में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राज्य का और पुलिस का होता है, लेकिन सिनेमा में वही चीज़ बदल जाती है। उसमें बाद में राज्य आता है, बाद में पुलिस आती है, पहले वो कांड हो चुका होता है, सिनेमा हॉल जल चुका होता है, लोगों की बयानबाजियाँ हो चुकी होती है। तब आप सोचिए कि कोई नाटक आपने लिखा राम पर, राम का चित्र इसलिए ले रहा हूँ, मुझे बहुत बेहद पसंद है कि राम को अगर हमने सोचा कि आज राम होते तो कैसे दिखते, कैसे होते, क्या राम का क्या परिदृश्य आज के समय में होता, जब हत्याकांड चल रहा है देश में इतनी बड़ी बड़ी हत्याएँ हो रही हैं लाइव कैमरे पर, मन में उत्सुकता जगती नहीं है, राम होते तो कैसा सोचते। उत्सुकता है मेरी, हो सकता है गलत हो, आप सब कहेंगे क्या ये हो सकता है बुरा, लेकिन उत्सुकता है मेरी। या हो सकता है मैं बहुत फिक्शन देखता हूँ तो मेरा मन बायस है, क्योंकि मैं वैसा ही सोचता हूँ। उस बायसनेस को हमने उस कहानी में रखा, कहानी बनाई राम को लेकर के, और हमने एक नाटक तैयार कर लिया। नाटक कैसे तैयार होते हैं, किसी न किसी आइडिया पर नाटक तैयार हो जाता है, तैयार करके हमने दे दिया। तो व्यक्ति जो बैठा है, जिसको दिया कि हमें ये प्ले ग्वालियर के किसी अंचल में करना है या ग्वालियर शिवपुरी में करना है, और शिवपुरी के डीएम को, इस विभाग को हमने अपनी स्क्रिप्ट दे दी। आप सोचिए कि शिवपुरी का वो डीएम और ऑफिस के जो उसके कार्यकर्ता लोग हैं, जो ऑफिस के अधिकारी लोग हैं, तो किसी का थिएटर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये छोटी सी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थिएटर में तो छोटे से होते हैं, सिनेमा में तो बहुत बड़े बड़े लोग इसको बर्बाद सा कर रहे हैं। क्योंकि सेंसरशिप के खिलाफ हम जब से मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, और कहाँ से चूज़ किया अभी मैं वही बताऊँगा आपको, आश्चर्य होगा। आप सोचिए कि अगर हमने वो शिवपुरी में दे दिया और नाटक नहीं हो, अब नाटक को पढ़ने वाले लोगों को इसके पढ़ने की तमीज़ किसी के पास नहीं है। कैसे आप इतनी मेहनत से और इतना सोच करके, क्योंकि आपकी पूंजी है, आपने उसका वो भी नहीं कराया, कॉपीराइट भी नहीं कराया, और वो आपने किसको दे दिया पहले, किसी अनजान व्यक्ति को। अनजानी है आपके लिए, और तुरंत तो बताते नहीं है कि हाँ ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, तो आपको एकदम पता चलता है कि यार ये प्ले कैंसिल कर दिया गया। कारण बता देंगे कि उसमें महिला विनाश था, उसमें जाति का विनाश था, उसमें धार्मिक मुद्दे थे, उसमें गाली गलौज के अवसर थे, यही 4, 5, 10 गिने चुने नाम है। महिला का शोषण कर रहे हैं, या राम को या धार्मिकता के बहाने में तो आप एकदम फंस जाएंगे, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आपके प्ले देखने कितने मैक्सिमम 500 लोग देखते होंगे एक बार, 500 बहुत है, 500 लोगों की कैपेसिटी बहुत कम जगह होती है, या बहुत बड़ी अगर सभा हुई तो वहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं। तो राज्य कहता है कि कहीं पर प्ले अगर आप कर रहे हैं तो आपके बताए कंटेंट से समाज जो है, सामने बैठा हुआ समाज जो है, ये लोग जो है वो बरगला सकते हैं, वो आपके सब्जेक्ट को सुन करके, समझ करके उनके अंदर दूसरी तरीके की भावना आ सकती है और वो उपद्रव मचा सकते हैं, और फिर वो दंगे भड़कने तक की नौबत आ जाती है। वो भी इसमें मेंशन है। इसके लिए पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई है रंगमंच के संदर्भ में कि पुलिस उसको रोक सकती है। पुलिस को तो
कोई भी कौशल्या माता के बारे में आप बोल लीजिए, कौशल्या की माँ है, हमारे धर्म में माँ है, तो हम उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते। लेकिन वो पहले से बताया है कि वो नाटक हमारा नया रूप है, आज के समय की कौशल्या की बात हो रही है। तो वो समझने का पुलिस वाला नहीं समझ पाएगा, वो भी आएगा तो ये कैसा बात बोल रहे हैं, ये उधर ले चलो, तो हो सकता है तो करेगा। शुरुआत यहाँ से हुई। ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा था कि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि सेंसरशिप कैसे बनती है। मैंने एक फिल्म देखी अंजुमन, 1986 की एक फिल्म है जिस पर मैं फिल्म में 2013 में से अध्ययन करता था, और वो फिल्म यूट्यूब पर मिल गई मुझे, और आश्चर्य होगा वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। और उस फिल्म पर मैंने अध्ययन कर लिया, उस पर किताब लिख ली, उसके डायरेक्टर मुजफ्फर अली साहब से मिल लिया, लेकिन वो फिल्म अध्ययन करने के बाद पता चला कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। तो उसका कारण पता किया, तो उसका कारण था कि उस फिल्म को इसलिए बैन कर दिया गया था कि उसमें 2-3 दृश्य ऐसे थे कि चिकन कारीगर होते हैं, तो चिकन कारीगरों की मेहनताना जो 1 रुपये 2 रुपये जो गोटी लगाने का मिलता है, उसके खिलाफ वो फिल्म मान ली गई। उसमें एक औरत थी, एक जो फीमेल है उसमें, वो कहती है कि बता रही है लोगों को कि आप जो पैसा लगाते हो, आप जो रोटी बना रहे हो, इसका 1 रुपया लेता है सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र के मालिक से लेता है 4 रुपये, 1 रुपये वो खाता है, 2 रुपये हमको देता है, और तुम्हारी तरह ठंडी समझ नहीं आती है। वो महिला बता रही, डॉक्टर है महिला, वो बता रही कि ऐसा होता है। तो वही बात अंजुमन ने अपने सारे लोगों को बताई, सभाएँ की, अब उससे दंगा भड़कने की नौबत आ गई, क्योंकि उसका कारोबार खत्म हो रहा था। 86 की फिल्म, 86 तो बहुत अच्छा समय था, बहुत ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा वैसा मामला हो गया और जो फिल्म देख करके लोग पागल हो गए दंगे करते हैं। लेकिन मुजफ्फर अली साहब की वो फिल्म लखनऊ की गलियों में घूमती है, लखनऊ के कल्चर को दिखाती है, लखनऊ का वो समाज प्रदर्शित करती जो समाज एक्चुअल में था, और उसमें कम से कम 100 के करीब ऐसे एक्टर्स थे जो उसी सोसाइटी के रहने वाले थे, जो चिकन कारीगरी का काम करते थे। फिल्म बैन हुई, फिल्म आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई। अब मेरे दिमाग में वही उपज मैंने शुरुआत में कई काम करने के लिए किसी और वो उपज मेरे दिमाग में आई कि यार फिल्म बैन क्यों है, जब वो फिल्म अवेलेबल हो गई, मैंने देख ली, जब मैंने वो फिल्म देख ली तो वो बैन कहाँ है, या वो नाटक मैंने देख लिया तो वो बैन कहाँ हुआ, कोई तो आधार है। तो पता चला कि वो यूट्यूब जैसे माध्यम आज के समय के सब कुछ बैन नहीं कर सकते, अब और ज़्यादा लोग देख लेंगे। एक किताब का नाम है 300 रामायण, A.K. रामानुजन ने उसको लिखी है। 300 रामायण आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना चाहिए। कि जिस रामायण की हम बात कर रहे हैं उसके 300 स्वरूप उसमें है उस किताब में। जो एक जगह कहीं आता है कि हनुमान जी उसमें नरक में घुसे, उसमें उनकी मुक्ति दी जाती है सीता माता की, और हनुमान जी उनसे घुस जाते हैं। उसका ऐसा साइंटिफिक काम बता के दिया है कि कैसे कैसे जाना है, ये है नरक है, पूरे 10 से वो कराती है किताब। 300 तरीके से वो हर एंगल पर, हर कैरेक्टर पर वो अपनी बात रखते हैं। और कुछ देशभक्तों में, देशभक्ति में बात कर रहा हूँ कि लोगों ने कुछ उसको बैन करवाया किताब को। वाणी प्रकाशन से छपी हुई किताब, जब ये BA के सिलेबस में थी सर, तब उसको बैन कराया, और वो किताब जब बैन हो गई तो उसको एक दिन में 13,000 प्लस डाउनलोड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, 13,000 प्लस। पहले वो BA में सिर्फ एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक केंद्र पढ़ रहा था, अब उसको पूरी दुनिया पढ़ने लगी, और उसका रिवीजन अभी 3 साल पहले 4 साल पहले उसके वाणी प्रकाशन ने उसको फिर रिवाइज किया, रिपब्लिश किया, और आज जो फेमस किताब आप सबके बीच में 300 रामायण। ऐसी हज़ारों किताबें हैं, ऐसे हज़ारों सब किताबें सब मौजूद है। ये तो हो गई थिएटर की बात, सिनेमा की उसकी बात, लिटरेचर की बात। क्योंकि सिनेमा और फिल्म दोनों पैरेलल ही हैं, बस कुछ अंतर है कि उसमें राज्य का दखल ज़्यादा हो जाता है, राज्य डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स करते हैं, और सिनेमा क्योंकि बड़ा जन समुदाय को रिफर करता है, इस वजह से उसका जो मामला है पेमेंट दे करके आप देख रहे हैं, आप थिएटर में कई बार फ्री में आप करते हैं, तो वहाँ दंगे भड़कने की वजह से मामला थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसा होता नहीं, कभी नहीं सुना कि जो है कहीं आप वेट कर रहे हो और पूरी पब्लिक भाग गई, वो रेयर हो, बहुत रेयरेस्ट। और उसमें भी पुलिस फेल हुई होगी तब हुआ होगा, पुलिस की नाकामी से हुआ। सिनेमा हॉल कभी भूखे नहीं देखी मैंने आज तक कि कोई फिल्म अगर चल रही हो अंदर और सारे 500 लोग मिलकर के सिनेमा हॉल भूखी हो,
सिनेमा हॉल को बाहर से तोड़ा जा सकता है, फिल्म रिलीज होने से पहले तोड़ फोड़ की जा सकती है। राम की पद्मिनी फिल्म आई है, उसमें बहुत सारी और फिल्में हैं। और इनको जब आप देखेंगे ना, ये रूल्स पढ़ेंगे, मैं रूल्स कुछ पढ़ता हूँ आपके बीच में, आपको समझ में आएगा कैसे इस सोसाइटी को बात कर रखा हुआ है। आगे जाइए बस, आगे कोई भी माध्यम जो समाज के मूल्यों मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे, कोई भी माध्यम में, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे वो रंगमंच में हो, वो समाज के मूल्य और मानक बना के रखे। मूल्य बने रहने की बात तो ठीक है कि मूल्य को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन मूल्य जो खराब हो रहे हैं नागालैंड और जो मेघालय में मेरा मैं वहाँ का काम है, सारे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को मैंने कवर किया है कभी विकास के माध्यम से, उसमें वहाँ का जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय जो है, वो खाता है मांस, ऐसा मांस खाता है जो महीने 3 महीने 4 महीने तक सड़ा के रखा जाता है और उसके बाद उसको वो खाते हैं। अपनी नाम है उस डिश का, अपनी ऐसी डिश है जो वो शादियों में खाते हैं और बिना इसके शादी नहीं होती। समझ जैसे अपने यहाँ होता है बिना इसके शादी हुई नहीं, क्योंकि रस्म है, रिवाज है। अब वो मानक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ कर दें हम इसको, 20 किलो यहाँ में है, बढ़िया भी बहुत है, हमारी कर्तव्य में बहुत है और भी जगह भी होंगे। तो अगर उस रस्म रिवाज को लेकर के शादी हो जाए क्या होगा? कि समाज उसको मानक बना के रखिए ना, आपने तो कहा है कि मानक को उत्तरदायी होगा, अगर ये नहीं होगा तो एक्ट लग जाएगा, सिनेमेटोग्राफी एक्ट या जो थिएटर का एक्ट है वो लग जाएगा। तो आप मेरी बात को दोनों एंगल से समझिएगा कि सिनेमा और रंगमंच बहुत अलग नहीं है, वहाँ पुलिस की कार्रवाई है, यहाँ पर सीधे फिल्म पहले ही बन जाएगी, बस अंतर इतना है। कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए। कलात्मक सृजनता तो जब सेंसरशिप शब्द ही है तो वही लगते, सेंसरशिप नहीं प्रमाणीकरण की बात हो रही है कि प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, लेकिन थिएटर में तो वो भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप उसको स्क्रिप्ट पढ़ें और बताएं कि आप चेंज कर दीजिए। मेरा दिमाग का क्या हुआ, मैंने मेरा जो आइडिया था उसका क्या हुआ? मैंने अपना आइडिया सोचा था राम को लेकर के, वो तो आपने मस्त कर दिया, लेकिन आज जब वही 400, 500, 800 करोड़ रुपए की फिल्में बन रही हैं राम को लेकर के, तो आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा अभी फिल्म आई, एनिमेटेड फिल्म आई, उसमें बहुत सारा ऐसा आदि उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आप वही चीज़ थिएटर में कर दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्सन टू पर्सन लड़ी हो रहा, कम समुदाय के बीच में, कम लोगों के बीच में बात आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि बनाया किसने, इतना पैसा लगा के उसने मैनेज कर लिया। वहाँ के लोग पहला नीलामी से जब थे वो 2016 तक वो पहला नीलामी वही व्यक्ति हैं जो सरकार में घटिया ज़्यादा नहीं, जैसे गाने अश्लील गाने प्रोड्यूस करते थे, और अपने हटने के बाद जब वसूल जोशी आए, उसके बाद जब उन्होंने आई तो झुंझुन नाम की और पता नहीं कितनी माहियात की उन्होंने खुद प्रोड्यूस की। मैंने सवाल पूछा हमसे कि आप अपनी फिल्मों में ये सब दिखाते थे, तुम्हारा कलात्मक और सृजनात्मक कहाँ है? मुझे जब जिस समय मैं प्रोड्यूसर था उस समय मेरे लिए जाए सोसाइटी को यही चाहिए, सोसाइटी को यही चाहिए, ये सब देखते सोसाइटी देखना चाहती है, तो सोसाइटी को दिखाने के लिए एक मानसिकता बनी। जिस दौर में से वो गोविंदा के गाने आ रहे थे, गोविंदा के अगर कोई फैन हो या गोविंदा की फिल्में आप देखते हैं तो आप देखिए उनकी सारी फिल्मों में महिला एक अलग तरीके से दिखाई जाती है। राजा बाबू से लेकर के हर फिल्म आप देखते हैं तो महिला का जो चित्रण है वो वैसा ही है। जो प्रमाणन की प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वो सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो, ये कैसे हो सकता है? इस पर भी संकट है कि सामाजिक उत्तरदायित्व तो कह रहा है कि दलित, ओबीसी और पिछड़े वर्ग का जो अंतर है वो बराबर करिए। आप पहले आप बनाइए कोई दलित और विषय कोई ड्रामा कोई प्ले करिए, आप तैयार करिए स्क्रिप्ट लिखिए, देखिए राज्य कैसे उसको चेक करेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, तो पहले देखेगा कि इसमें राज्य की क्या बुराइयाँ हैं, उसमें वो देखेगा कि राज्य के कितने अधिकार दिए। मैं सिंपली गया था पहले
जो 1-1.5 महीने पहले वहाँ का जनजातीय समुदाय सहरिया, क्या हालत है उनकी आप सबको पता होगा। आपकी मैं तो बात रहा हूँ लेकिन आप सबको पता होगा कि वो अब उस पर आप कोई प्ले तैयार करें तो पोषण के सबसे ज़्यादा शिकार सहरिया, टीबी के मरीज सबसे ज़्यादा, उनके पास में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, उनके पास में मीडिया का कोई आदमी नहीं पहुंच रहा है, उनकी हालत एकदम बदतर है। और हम कह रहे हैं कि देश पता नहीं कहाँ चला गया है और वो लोग आज भी झाड़ फूक पर भरोसा करते हैं और अपने बच्चों को 8-5 साल के बच्चों को जाने जा रहे हैं कि वो बाबा का अंतिम ले रहे हैं। मीडिया उनसे जा सकते हैं, बोले कि बाबा बैठते हैं उनका बहुत मुश्किल से बताते हैं, बताते हैं कि हाँ आज भी झाड़ फूक और कंट्रोल क्या चल रही है। लेकिन आप इसको प्ले में ना लगा लीजिए, बस कोई एक दिमाग में मतलब कोशिश करते हैं कि स्क्रिप्ट तो लिखी जा सकती है, हम तो आर्टिकल भी लिख सकते हैं, मीडिया वाले आर्टिकल लिख देते हैं, कोई फिल्म बना देगा लेकिन थिएटर नहीं कर पाएंगे। आप कहाँ करेंगे? क्योंकि इसमें चुनौती और भी है। इसमें चुनौती ये है कि जिसके लिए आप बना रहे हैं प्ले, जिसको अवेयरनेस करने के लिए प्ले बना रहे हैं, वो उस व्यक्ति तक आपकी पहुंच नहीं है थिएटर पर्सन की। आप थिएटर के लिए जो ये बना रहे हैं प्ले आप शिवपुरी के आसपास ही करेंगे ना, तब उनको अवेयरनेस दे पाएंगे कि आप ऐसा ना करें। नहीं तो आप एलीट क्लास को बताएंगे, आप एलीट क्लास को बताने तो जा नहीं रहे। कोई ऐसा विषय नहीं होगा कि जिसमें देश की बात हो, दुनिया की बात हो, दुनिया को संदेश देना है, महिलाओं और उसके बारे में बात करनी है तो ठीक है चल जाएगा। या आप किसी एलीट क्लास में या एलीट वर्ग में जाकर के आपने प्ले किया और लोगों को अवेयर कर दिया। लेकिन अवेयरनेस का भी तरीका है, सिनेमा कोई अवेयरनेस फैला नहीं रहा है, सिनेमा सिर्फ अभी मनोरंजन का साधन है। आप कोई फिल्म बताइए जिसमें आपको बहुत अवेयरनेस मिली हो, लेकिन हाँ उसके थ्रू आप पर एक बुलेट थ्योरी काम करती है, जिसके लिए सब जानते थे कि घरों में शौचालय बनवा दीजिए, लेकिन जब से वो फिल्म आई टॉयलेट प्रेम आपने एकदम प्रेशर आ गया। क्यों? क्योंकि उसको हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया, वो मेंटली प्रेशर बन गया कि घर में लगवाना ही पड़ेगा। लगवाया लोगों ने, लेकिन हमने उस फिल्म को देखने के बाद एक अध्ययन किया कि शिवपुरी के वो गाँव, लगभग 7 गाँव का दौरा मैंने किया, उन 7 गाँव में बाथरूम बने हैं, शौचालय बने हैं, इनके आगे नल लगे हैं, लेकिन उसमें अंदर कंडे रखे हैं और पानी आज तक पानी नहीं। लेकिन ये हम लिख सकते हैं, पत्रकार को लिख सकते हैं, लेकिन आप प्ले नहीं कर सकते। प्ले करने के लिए आप सामाजिक उत्तरदायित्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेंशन कर रखी है ना आपने कि सामाजिक उत्तरदायित्व करना पूरा करना होगा किसी एक राइटर को, थिएटर के राइटर को, मीन्स लिखने वाले को। आप फिल्म माध्यम स्वच्छ हो और मनोरंजन प्रदान करने वाला हो, ये वो कह रहे हैं। मनोरंजन की परिभाषा क्या है? आज तक किसी सेंसरशिप बोर्ड के किसी आदमी ने नहीं बताया कि स्वस्थ मनोरंजन होता क्या है। आपने वो फिल्में देखी है गोलमाल की सीरीज, वो स्वस्थ मनोरंजन है, उसमें कौन से कॉमेडी है, उसमें क्या है और वो कैसे जस्टिफाई है सोसाइटी में। गोलमाल के अलावा और बहुत सारी और सीरीज हैं जो इस कैटेगरी में आती है और आप उन्हें बहुत चाव से देखते हैं। ऐसा नहीं हम सब ने देखी होगी एक बार, लेकिन आप जब बात करने पे आ जाएंगे तो कहेंगे नहीं जा रहा, अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया उसमें, जैसे दिल है ये है, लेकिन इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि कमा रही है। और उसका रीमेक इसलिए बन रहा है कि समाज उसे पसंद कर रहा है। पहली बार स्टॉप लगता है तो शायद सोचते या नहीं है ये देखिए समाज में चल नहीं पा रहा, तो ये समाज कोई गाँव का समाज नहीं बना रहा, या शिवपुरी और इस तरीके के इलाकों के लोग नहीं देख रहे ये फिल्म, क्योंकि वहाँ तो पहुँच भी नहीं है। गोलमाल 3 और रिटर्न जो है वो शिवपुरी के आसपास काफ़ी नहीं देखा होगा। अब इसका भी अध्ययन करिए। हिंसा के मामले में सबसे पहले सरकार और राज्य क्या कहती है कि हिंसा रोकने का काम राज्य का है, इसलिए किसी भी तरीके की कलाओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो हिंसा टीवी चैनल के लाइव मोड में हमने हत्या देखी है क्या लाइव, और वो हमारे घर में टीवी जो है वो ड्राइंग रूम का हिस्सा है, वो किसी पर्सनल घर में नहीं, हर कमरे में नहीं लगी है, एक जगह पर लगती है या मैक्सिमम 2-3 और एलिट क्लास है जो हर घर में लगी होती है हर कमरे में, नहीं तो एक जगह टीवी लगती है। और हम सब पूरा परिवार, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि 18 प्लस 14 प्लस एडल्ट या बूढ़े, कुछ नहीं है, ऐसा है क्या किसी घर में? और हमने वहाँ पर क्या देखा? लाइव मर्डर देखा, लेकिन आप इसको प्ले करके जानिए, उसका मंचन करिए, मंचन करके दिखाइए, आप सजा हो जाएगी। 10 साल की सजा तो कम से कम 3 साल की तो लिखित है, लेकिन ऐसी
ऐसी सरकारें बैठी हैं 2-2 3 हिंदी बैठ के आपको तुरंत IR और 10 साल की सजा। लेकिन वो मीडिया पर चल सकता है, मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर चला और हम में से किसी ने आज तक बात नहीं की, अभी तक बात नहीं की, ये गलत है। 40 सेकंड का वो वीडियो हमें 15 साल का बच्चा अगर उस वीडियो को देख ले तो उसको क्राइम करने की टेक्निक पता चल जाएगी। उसकी चहलकदमी अगर देखिए आप कि वो कैसे चल के पीछे चल के गेम मार रहा है। देखो हम तो एक्टर लोग हैं, हम तो रंगमंच और सिनेमा देखने वाले लोग हर चीज़ पर फोकस करते हैं। मान लो कल को फिल्म बनानी हो किसी व्यक्ति को, आज से 10 साल बाद माहौल शांत होगा तो उसको कोई रिक्रिएट करेगा ना। फिल्म में तो ऐसे नहीं बटला हाउस और शूट वाला लोकल वाला ये सब फिल्में कैसे बनती है, कोई कांड पहले हुआ उसके बाद उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। उस व्यक्ति को अगर देख 18 साल का वो लड़का जिसने सनी नाम उसका 18 साल 22 साल 25 साल उसको मार रहा है, वो 15 साल का बच्चा घर में बैठ के देख रहा है। तब राज्य सरकार ये नहीं कह रही है कि उस आज तक पर या उस न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगाया जाए और दावा कर रहा है, बार बार अभी भी दावा कर रहा है कि सबसे पहले सबसे तेज हमने दिखाया। ये उस विजुअल को देखिए और अपने थिएटर का वो हिस्सा उठाइए जो आप प्ले करते हैं, जो वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि ये प्ले आप नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रिप्ट में अच्छा नहीं है, सही नहीं है, स्वास्थ्य समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज के हित में ये चीज़ें नहीं है। आपको वहाँ भी गौर करने की जरूरत है। शराब, दारू, मद्यपान सिनेमा में और थिएटर में अलाउ नहीं, वो लगाना पड़ता है, नीचे लगाना पड़ता है डिस्क्लेमर। अब मेरी उपज ही यही है कि मुझे बनानी है फिल्म या मुझे प्ले करना है सिर्फ मद्यपान पर, तो मैं कैसे करूँगा? तो अच्छा आप पूरा इस पर करेंगे तो आप फोकस में आ जाएंगे, तब तो आप पर और बंदूक नहीं रहेगी। नहीं यार, तो इसको पहले देखो, इसका हिस्ट्री चेक करो, इसने लिखा कि डायरेक्टर का हिस्ट्री चेक करो, पैसा कहाँ से फंडिंग हो रही है। मुस्लिम पर आप बनाइए, आप दलित पर बनाइए, आप क्रिश्चियनिटी पर बनाइए, कोई प्ले आप महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए शोषण हो रहा है उस पर बनाइए, बलात्कार पर कुछ बनाइए, तो आपका पूरी हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड जो है कौन चेक करेगा? राज्य मतलब सत्ता मतलब पुलिस। आपका घर से लेकर के सारा वो क्राइम पूरा क्रिएट कर देगी और आप उसको सोचते रहेंगे। इतना संकट के बाद एक प्ले बनता है। आप सोचिए एक राइटर को जो विजुअल है, जो दिमाग में उसकी आइडिया है, उस पर काम करे या वो इधर काम करे, इतना क्योंकि उसके पीछे की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ये लोग बैठे हैं और इनको इससे कोई लेना देना नहीं है आपके थिएटर वेटर से, ना आपकी सिनेमा से। मैं आपको बताऊँगा अभी कि कैसे 27 लोगों को मैंने इंटरव्यू किए, इसमें से 10 फिल्म मेकर हैं और बाकी सेंसर बोर्ड के लोग हैं, और उन सेंसर बोर्ड के लोगों का एक का भी कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उन्होंने एक फिल्म लिखी हो या एक फिल्म पर उनका कोई लेखन कार्य हो या उसके बारे में कभी स्क्रिप्ट लिखी हो या कभी कम से कम क्रिटिक किया हो, उसने समीक्षा लिखी हो फिल्म की। नहीं, इसको रोकता है, इसको नहीं होता है। उनका मतलब सीधा है। नाम सुना होगा आपने राजदीप सरदेसाई का, कि मता नंदिनी सरदेसाई सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हैं। उसे मुंबई में मिला तो उनसे पूछा कि मैडम उनको फिल्म मक्खी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में भी उसको बैन उन्होंने उसका भी कुछ शॉर्ट्स उन्होंने कटवाए थे, उन्होंने उनकी टीम ने कटवाए थे। 5 लोगों की टीम बनाई जाती है, 5 में से 3 कुछ साइड जाएंगे तो वो फिल्म वैसी चली जाएगी और वो 5 देखने वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनका सिनेमा पर क्या अध्ययन है, क्या थिएटर पर अध्ययन है, कुछ नहीं है। तो कैसे बनते हैं उसका रिकॉर्ड इस किताब में खुलासे करती किताब कैसे नहीं पाई किताब से, लेकिन किताब में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि कैसे, क्यों, बोले कि मान लीजिए सर कि हमने आपके साथ काम किया या हमने आपके चुनाव प्रचार में काम किया, तो हम हमारी सरकार बन गई, तो हम आप मुझको क्या दे पाएंगे? आप मुझको कोई मंत्री विधायक का पद तो दे नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे आसान तरीका, एक कार्ड बनता है सिनेमा देखने का, फिल्म देखने का, बोर्ड का मेंबर बनाने का। उस बोर्ड के मेंबर आप बन जाइए तो भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में जाकर के आप उस कार्ड से फिल्म देख सकते हैं और आपका इतना अधिकार है कि उस फिल्म को रुकवा सकते हैं। ये अधिकार भी आपको कार्ड देता है, तो वही चाहिए था। हम जैसे लोगों को आप कुछ
कुछ नहीं मिल रहा, तो बोले कि मेरे साथ में एक बार नंदिनी सर देसाई के साथ में वो सोशोलॉजी प्रोफेसर मुंबई की स्टूडेंट और राजदीप सर देसाई का परिवार आप जान ही रहे हैं। उनको क्या किया, बोला कि एक बार मेरे साथ में मेरा रिक्शा जो मेरा वो ड्राइवर था जो मेरी गाड़ी कैब चलाता था, वो 5 साल बाद मेरे साथ बैठ करके फिल्म पास की उसने पास की, उसने पास किया, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है। पॉलिटिकल पकड़ लिया हुआ उसको, पकड़े क्योंकि सामने बैठे हैं रिपब्लिक है और पकड़ता क्या है, बोला इसमें ये नहीं चलेगा, इसमें महिला के साथ बलात्कार हिंसा हटा दो इसको, इसमें ये खराब है इसको हटा दो। उसको तो जो दिख रहा है गलत चीज़ वो हटाएगा, क्योंकि उसके पास सेंस नहीं है ना, सिनेमेटिक सेंस नहीं है, एस्थेटिक सेंस नहीं है, सीन कैसे क्रिएट होगा उसका सेंस नहीं है, क्योंकि सीन एक बार पूरा तो होता नहीं है। सीन खत्म हुआ उसके बाद दूसरी बार जब दूसरा पहर आएगा या तीसरा पहर आएगा तब कहानी मिलती है। थिएटर में तो जल्दी जल्दी मिलाना पड़ता है, सिनेमा में तो ब्रेक हुआ उसके बाद फ्लैशबैक चला गया, फिर फ्लैशबैक कब वापस आया पता ही नहीं चलता। तो उसको सीन कितनी समझ होती तो फिर कैसे, प्लॉट की कोई समझ नहीं, उसको ना सीन की समझ है, ना उसको शॉर्ट्स की समझ है, ना मूवमेंट की समझ है। वो बस उसको पता है कि उसने एक चुम्बन का दृश्य देखा, उसको बताया, बोला ये नहीं चल पाएगा। और 7-8 कट के बाद में तो मान ही लेती है कि फिल्म बेकार है, इसमें सिर्फ यही होगा, कश्यप की फिल्में देखी है। इसमें पता चलता पहले के समय में ये आया 17-18 के दशक 17-18 में कि 40-45 80-80 कट्स लगे, 80-80 कट्स फिल्म में। तो फिल्म में बचा क्या, बीप करके हर जगह वही आने लगा। हमें उसको भी थोड़ा देखने की जरूरत है। कई बार तो अदर्स लैंग्वेज से लोग पहुंच जाते हैं सर, मराठी फिल्म देख रहे हैं वो यूपी का भैया है, मराठी देख रहे हैं एकदम। वो अगर सोचिए कि ये मराठी व्यक्ति अगर कोई फिल्म देख रहा होगा और यूपी वाला अगर मराठी को लेकर के कोई होगा कुछ पॉइंट, या मान लीजिए उसके धर्म को लेकर के, उसकी जाति को लेकर के, उसके कल्चर को लेकर के अगर कुछ बोल दे तो होगा कि नहीं चलेगा भैया तुम यही बोला, उसको तुरंत हटा देगा। और आपके फिर 3 में से 2 होते ही हैं, 5 में से 5 कोई लोकतांत्रिक पोस्टर है नहीं, सब खरीद के लाए गए होंगे। वो उसमें रैंडम होता है सारा, सब कुछ रैंडम होता है कि कोई कहीं से भी फिल्म देख सकता है। तो हमने अपनी किताब में और कई सारे उद्योग जब भी होती है बातचीत मौका मिलता है तो हम कहते हैं कि कम से कम हमने RTI डाली कि ये जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो लोग हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये दे दी जाए, उनकी सूची दे दी जाए, तो हम कम से कम इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे। तो पता चला कि ऐसी कोई सूची विभाग के पास नहीं है, आज तक नहीं है, गॉड है आज तक। नशीली दवाओं का सेवन, पैसा भी मिलता है सर तो फिल्म देखने का, सेंसर बोर्ड के जो मेंबर है और फिल्म पैसा भी मिलता है नहीं देखने का पैसा मिलता है, फिल्म देखने का। अगर आपको ऐसे मेंबर बहुत सारे हैं, फिल्में कम बन रही हैं, या कोविड में जब से ये आ गया OTT आ गया तब से बैठ ही गया है सेंसर बोर्ड, कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए। और जो कल्चर अभी आया, अभी एक नया कल्चर आया है, नहीं जा रहे हम आप नेटफ्लिक्स को दे देंगे, नेटफ्लिक्स बेच के चला रहा है। अब नई नीति जो बनी उस पर ये हो गया कि नहीं अब आप घूम के जाएंगे फिर से तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो आपकी स्क्रिप्ट वगैरह सब जमा हो जाती थी तो वही लोग देख पाते थे। अब जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी चला रहे हैं वहाँ तो और अनपढ़ लोग बैठेंगे, तो कम से कम मुंबई और आसाम और इधर के लोग थे जहाँ सिनेमा कम से कम देखा तो जा ही रहा है। दिल्ली में कौन सा सिनेमा देखा जा रहा है, दिल्ली में कौन से बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने भी 4 दिन पहले नई नीति बनी है और उसको ये कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती की जाएगी। तो आप जो कहते हैं ना कि हमने फ्रीडम दे रखी, एक्सप्रेशन दी, कहाँ है? कोई तो मंच मिले जहाँ पर आप पहले ना पढ़े, हमारा एक्सक्लूसिव आप खत्म कर दे रहे हैं। हाँ, अगर आप थिएटर देख लीजिए, सिनेमा देख लीजिए, उसमें कुछ गलत नज़र आ रहा है तो आप FIR कर दीजिए संपादक के खिलाफ या राइटर संपादक पे तो होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई आर्टिकल लिखा तो संपादक जेल चला जाएगा, लेकिन आप सोचिए पहले बैन करते थे तो आपके साथ में 50 लोगों का वो टीम, उनकी मेहनत, उनका पैसा वो बर्बाद कर दिया आपने। और ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य उसका कर कमाता है। जो हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, उस टैक्स से जिम्मेदारी किसकी है? बचाव की राज्य की है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट ये भी समझिएगा कि आप हम लोग को लगता है यार हमने पैसे दिए, हमने मनोरंजन दिया और चले गए। नहीं, हमने वो पैसा दिया, इस बात का मनोरंजन कर दिया। उस मनोरंजन
दर से वो हम क्या प्रोवाइड कराएगा, हमारी सुरक्षा, वो हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगा। वो कैसे भी, क्योंकि वो कैसे भी दे या जो होते हैं क्या नाम है PVR और इस तरीके की जो वहाँ देखिए ना कि वहाँ आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। लेकिन सिंगल प्लेक्स थिएटर जो मल्टीपल थे, पहले सिंगल स्क्रीन थी, वहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता था। वहाँ गोलीबारी की सूचनाएँ हो गई थी, बीच में आने लगी थी, उनसे भी बचना चाहिए। अश्लीलता को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, चाहे वो आप एक फिल्म का नाम मैं आपको लूँगा, आप कहीं मैंने देख रखी है, काशी का 80 पर बनी मोहल्ला 80, देखिए रिलीज नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई। तो आइए तो उनके संपादक, उनके जो वो थे डायरेक्टर थे, क्या नाम है उनका, नाम बोल रहा हूँ, उनसे मेरी बात हुई दिल्ली में, मुंबई में, तो उन्होंने नए किस्से बताए। बोले फिल्म का तो अब तो ठीक है कि फिल्म आपने सेंसर बोर्ड में भेज दिया और सब आ गया, फिल्म पायरेसी का शिकार हो रही है। जैसे फिल्म पायरेसी बड़ा सब्जेक्ट है ना कि फिल्म पायरेट कैसे हो रही है। मोहल्ला 80 पायरेसी का शिकार हो गई, 2015 में लीक हो गई थी, सबने देख डाली उसको, वो रिलीज अभी हुई है लेकिन पता नहीं कैसे हुई है, तब तक देख चुके सब लोग। चंद्रप्रकाश द्विवेदी नाम है उनका। तो वो कहते हैं कि मैंने फिल्म इसमें जमा की सेंसर बोर्ड में, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के थ्रू जाती है, उसमें डायरेक्टर नहीं करता है, प्रोड्यूसर फिल्म को भेजता है सेंसर बोर्ड के लिए। तो उसमें उन्होंने भेजी, वहाँ के किसी एक व्यक्ति ने उठाई, उसको कॉपी की और उसको वायरल कर दिया। आपकी फिल्म का पूरा पैसा बर्बाद हो जाओगे आप। मान लीजिए मैंने फिल्म पर कर्जा लेकर के बनाई है, 20-30-50 लाख रुपये की फिल्म बनाई है और उसको सर्टिफिकेट लेके गया और वो 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन में वो पड़ी रही उनके पीछे, और किसी ने उठाई कॉपी की और वहीं सब तोड़ मार फिल्म नहीं, क्या करेंगे आप? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फिल्म कैसे वायरल हुई, कैसे क्या हुआ, आप उसको सोच नहीं सकते। मोहल्ला 80 का नतीजा थी और उसका पैसा, उसका आज तक कुछ भी, मुझे उन्होंने ईमेल तक दिखाया, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स उनके ईमेल थे कि हमने उस पर कार्रवाई की और ये किया वो किया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं मिल पाया। तो ये संकट भी आता है और आपके लिए और संकट है कि आपने जब स्क्रिप्ट दी तो वैसे आदमी को दी जिससे कि आपके पास कोई लेखा जोखा भी नहीं है, आपके पास रिसीविंग तक नहीं है कि हमने वो स्क्रिप्ट जमा कराई है, तो मेरी स्क्रिप्ट दावा नहीं कर सकते आप। मान लीजिए कि आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी और पुलिस वाले को दे दिया, जहाँ पर जमा होती है उसको दे दिया, आपको क्या भरोसा कि वो वहाँ पर कोई साथी आदमी बैठा हो उसको अपने नाम से उधर को कहीं और प्ले करवा दे, किसी और स्टेट में, किसी और राज्य में, कहीं और जाकर के, किसी और शहर में जाकर कर सकता? पॉसिबिलिटी तो है इसकी, 100% पॉसिबिलिटी है। और आप तब तक खोजते रहिए कि हमारी तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारी तो हमारी स्क्रिप्ट थी, वो तो हमारी स्क्रिप्ट थी, वो हमारी इसमें ये मेरा आइडिया था, ये इसलिए हो रहा है। तब स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को थोड़ा प्रमोट किया कि पहले आप वहाँ मत भेजिए इधर उधर, पहले आप रजिस्टर करा लीजिए हमारे यहाँ, जिससे कम से कम आपका आइडिया तो सुरक्षित रहेगा। आज से 10 साल 20 साल बाद भी अगर चलेगी फिल्म तो आपके नाम से जान जाए, क्रेडिट तो मिल जाएगा। इसका भी बड़ा संकट था। महिलाओं के साथ शोषण घर में, अब मुझे बनाना ही है विमेन जो है वायलेंस पर फिल्म, तो आप वायलेंस पर क्या आपको हाथ से टच करेंगे क्या, आओ चलो पिए यहाँ चले, ऐसा तो कर नहीं सकते। उसके लिए शोषण का दृश्य क्रिएट करना ही पड़ेगा, उस तक को बैन करने की सजा भुगतनी पड़ी है कई सारे फिल्मकारों को और थिएटर आर्टिस्ट को खैर करनी पड़ी होगी। आप एक लिमिटेशन से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वो विभत्स हादसा जिस पर निर्भया चली गई, निर्भया पर अगर कोई प्ले करना हो किसी को तो आप उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ये रंगमंच का जो एक्ट है वो आपको ये इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो सामने होता हुआ समाज देख सकता है। ऐसा भी हमने 40 सेकेंड का वीडियो देखा। बहुत सारे और जातिगत और धार्मिक समूहों की बात, जय श्री राम का नारा आज काम हो गया है सबके लिए, आप सब जानते हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन ये नारे कहाँ लग रहे हैं इसको अगर थोड़ा जज किया जाए, ये नारे ठीक अच्छी बात है, मंदिरों में लग रहे हैं और बाकी जगहों पर लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उन जगहों पर लग रहे हैं जिन जगहों पर दुकान हो रहा है, जिन जगहों पर हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है और कोई व्यक्ति जेल से छूट करके आ रहा है, वो बहुत बड़े उसमें आरोपों में सिद्ध हुआ है और फिर अगर उसके साथ जय श्री राम का नारा लगा है
और उसको अगर आप एक मैसेज के तौर पर देखें और उसको रिक्रिएट करें, क्योंकि हम तो हर समाज से सीखते हैं सारी चीज़ें, हमने सोसाइटी से ही सारा मैसेज को निकाला है, हम उस आइडिया को हम वहीं से चुराते हैं और उसको रिक्रिएट करके समाज का फिर से वापस करते हैं। सिनेमा वही रूप है, एनिमल्स भी वही है कि आप सोसाइटी से या तो किताबों से पढ़िए या पहले से कहीं पढ़ा हुआ है उसको करिए। प्रेमचंद की कहानियों को अगर आप आज के समय में रखते हैं तो वो होली जो और है और दलित है, दलित पागल हो जाएगा, तो आज का दलित ऐसा नहीं वो पेश कर देगा। फिल्मों में आप दलित को लगाइए सीधा सीधा, या खन्ना जी और वर्मा जी इस टाइप के जो टाइटल्स पर कई बार लोग खड़े हो जाते हैं कि वो हमारे नाम से नहीं चल पाएगा, ये हमारे केस कर देते हैं, ये टाइटल बदल दीजिए फिल्म का। शर्मा जी की तो निकल पड़ी तो ठीक था, फिर भी बहुत सारे ऐसे डायलॉग वो आते हैं टाइटल कि आपको बदलना ही पड़ेगा। उसके लिए भी धर्म और जाति विशेष के लोग खड़े हो जाते हैं। रूढ़िवादी अवैज्ञानिक तर्क कैसे बचेंगे इनसे आप? अवैज्ञानिक तर्क कौन सिद्ध करेगा आप कि वो जो पुलिस वाला है कैसे जस्टिफाई करेंगे? बस लिखा हुआ है कि रूढ़िवादी परंपरा नहीं को नहीं दिखा सकते आप, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्योंकि फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम मिली हुई है, उस क्रिएटिव फ्रीडम के लिए आपको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। देश की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। मुझसे एक सवाल हुआ था कुछ दिनों पहले कि अभी भी जो है कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, काफ़ी समय पहले तक 370 नहीं हटी थी, 370 के पहले तक आप देश का झंडा जो है वो आप गलत जगहों पर नहीं दिखा सकते। लेकिन एक वीडियो आप देखिएगा, अतीक अहमद का वीडियो अगर आपने देखा हो, और एक कांग्रेसी नेता का वीडियो कल चला है, उसकी मजार पर जाकर के उसने तिरंगे का इस्तेमाल किया। देखा आपने? जाके तिरंगे का वो किया और सल्यूट भारत रत्न मिलना चाहिए अतीक को। भारत रत्न दिलाऊंगा, अतीक भाई तुम संघर्ष की ओर जिंदा हो, ये है वो है। लेकिन चैनल हाईलाइट क्यों कर रहा है? चैनल हाईलाइट क्यों कर रहा है सर? अभी सर इसके पीछे भी रीजन पंजाब में भी हुआ है, एक लड़की तीर या निशान लगाकर अमृतसर के मंदिर पे उसने रोका, उसने कहा ये पंजाब है, इंडियन, वहाँ पे हुआ। कई बार जो ये करता है उसका तो क्लियर है कि उसको हाईलाइट होना इसलिए करता है, ये तो एकदम 100% सत्य बात है। उसको, उस नेता को कोई नहीं जानता, कांग्रेस पार्टी तक नहीं जानती। और उस समय मैं तो लाइव देख रहा था आज तक पर, और उनको आज तक को कहीं से इनपुट आया, ये वीडियो चला और उसने सोशल मीडिया पर डाला, तुरंत उसको उदित राज उस समय उस पर थे वीडियो चल रहे थे, तो उनसे कहा कि आप कांग्रेस पार्टी इस पर क्या एक्शन लेगी, बोले इसको तुरंत तत्काल निष्कासित किया जाएगा और मैं पार्टी से निवेदन करूँगा। और चलते चलते मुश्किल से 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगा होगा, कांग्रेस पार्टी के फिर नीचे फिर लाइन चल गई कि उसको निष्कासित कर दिया तुरंत, क्योंकि ऐसा मामला था उसमें 5 सेकेंड में हालत खराब हो जाता। उसमें वो लगातार कह रहा है कि अतीक भाई तुमने ऐसा किया, अतीक भाई हम तुमको बात। लेकिन इसको जो चाहिए नहीं ऐसा फेमस तो हो गया, कोई भी टिकट दे देगा उसको टिकट मेन पार्टियां 3 नहीं देगी, जिससे उसकी जीतने की संभावना है। बाकी उसको कुछ भी ओवैसी दे सकता है, उसको ओवैसी जहाँ वो जिसका वो जाना है वो वही देगा। बाकी भाजपा नहीं देने वाली, न सपा देने वाली, न बसपा देने वाली, क्योंकि मेन काम उनका वही है। ऐसे में कई बार संकट ये होता है ना कि पॉपुलर होने के लिए कहीं हो सकता है कि पॉपुलर सही टाइम 2-3 दिन 4 दिन बाद तो हो भी जाता है, ऐसे समय में हुआ जिसकी हालत खराब कर देंगे, कांग्रेसी के साथ नहीं देंगे उसका। मीडिया को क्यों दिखाना चाहिए, सवाल अच्छा था। मीडिया की मुश्किलात इसमें बह जाती है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा था, उसको डाइवर्ट करना है, तो उसको कुछ ऐसे मुद्दे दिखाएंगे तो उसके पास भी क्लियर समझ तो है नहीं ना, वो चल रहा है कैसे प्रयोग काल है, ये हर चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अभी कांग्रेस को घेरते हैं, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने तुरंत बॉल उनकी पाले पे फेंक दी, हमने तो जल्दी नहीं कर दिया। अब देखिए वीडियो नहीं चल रहा था, वीडियो अभी बंद है, कल पूरे 2-2.5 घंटे चला, उसके बाद बंद हुआ क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, थिएटर के रूल्स में ये है। सोचिए कि कानून व्यवस्था कैसे नहीं पड़ेगी खतरे में। वही सीन मुझे क्रिएट करना है दोबारा, और आप तो सिर्फ स्क्रिप्ट देख करके जज कर रहे हो कि ये नहीं चल पाएगा।
सिनेमा में तो चलिए मान लीजिए सीन देख लिया आपने, पूरी फिल्म देख ली, लेकिन थिएटर में तो आप स्क्रिप्ट देख करके जज करोगे ना, तो ये नहीं चल पाएगा। हो सकता है वो दृश्य लिखा कुछ और हो, लिखा हो, उसका मंचन करुणा में हो जाए, या उसका मंचन ऐसा हो कि भाव विभोर हो जाए, लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। एक बार ऐसा भी तो हो सकता है। निर्भर करता है कि निर्देशक और कलाकार उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुति, क्योंकि प्रस्तुति का ही मॉडल है वो, लेकिन उसको जज करने वाला व्यक्ति अनपढ़ है इस सेंस में, क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो कहता है नहीं ये दृश्य चलाओगे तो वो 500 लोगों का भविष्यवक्ता बन जाता है और कहता है कि नहीं वो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी और उपद्रव मचा सकते हैं। अरे वो सब 18 साल से ऊपर के लोग हैं, सबके आधार कार्ड जमा है, सबका सब कुछ अपने कागज है, कुछ करेगा कोई तो उनकी FIR उनके नाम भी होगी, सारी चीज़ें टिकट लोग लिख के आ रहे हैं टीम। कोई ऐसे मंच पर तो हो नहीं रही कि जहाँ रैली में हम कर रहे हो कि रैली आ रही है, पता नहीं कौन आ गया और देख के चला गया, पत्रों में जाके चला गया। एक सीमा है इसकी, मंच के जो हॉल है उसकी सीमा 500, 800, 1000, 1200 और उनका रिकॉर्ड सबका साथ में है। तो कौन 5, 10, 20, 50 लोग उपद्रवी होंगे अगर, वो तो हर सभा में हो जाते हैं उपद्रवी। राहुल गांधी की रैली में या मोदी जी की रैली में, अमित शाह की रैली में हर बार कुछ ना कुछ लोग निकलते हैं, 13, 15, 18, 20 लोग मर जाते हैं, मरते हैं लोग, सभाओं में मर रहे हैं। तब कानून व्यवस्था ये वाली सवाल एक्चुअली कोई उठा नहीं रहा है और सवाल उठाने वाला सीधे जेल में भेज दिया जा रहा है। हमारे ये भी बड़ा संकट है। न्यायालय के कुछ मामलों में, न्यायालय में अगर कोई मामला लंबित है, न्यायालय में कोई बात चल रही है किसी आरोपी की, उस पर आप नहीं दिखा सकते हैं। इसका ये मानते हैं कि उस मामले पर इसका असर पड़ेगा, हो सकता है इसका जो डिसीजन आए वो डिसीजन बदला, आप दिखाएंगे कि बदला जा सकता है या हो सकता है इससे कन्वर्ट हो जाए चीज़ें। ठीक है, के मामले में क्यों हो रहा है? 45 साल से उसको झेल रहे थे, 45 साल से उस आतंकवादी टाइप के आदमी को, और वही मीडिया हाउस के लोग, वही मीडिया कर्मी जो आज बैठ के ये बोल रहे हैं कि उसका आतंक का खात्मा हो गया, उसकी बाइक लेने के लिए लाइन लगाते थे। वही श्वेता सिंह, वही अंजना ओम कश्यप अहमद के पास जाने के लिए तरसते थे कि बाइक मिल जाए, उनको माफ उस समय वो माफिया, बड़ा माफिया था। 10 जजों की टीम जो है वो, मानिए 10 जज उसके केस को वापस ले लेते थे कि हम नहीं कर पाएंगे। अब आप उसको दिखाइए, बताइए कि न्याय, देश में न्याय की क्या व्यवस्था है। सोचिए, मेरे दिमाग की उपज है ये कि देश में कि न्याय व्यवस्था पर मुझे चोट देनी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मैं हास्यात्मक रूप से जो है हास्य रूप में मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जज है ना। अब जज के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो मेरा तो आप दायरा तो सीमित कर दिया ना आपने 91 का अधिकार मुझे दिया, आर्टिकल 91 कि मैं देश के किसी भी मामले पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन फिर आपने ये भी कह दिया कि नहीं वो न्याय के मामले में आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि जज हटा सकते हैं, जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगा सकते हैं। लेकिन वो तो समाज में हो रहा, सबको पता है, हम तो बस उसका दूसरा रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमारा एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है हमारा, हमें वो करना है, हमारी फ्रीडम है वो, लेकिन सिनेमा बना देता है, फिल्म बन जाती है, बाद में देखा जाएगा जो तो कई ऐसी फिल्में ऐसी बनी इस देश में जो मजबूरी से बनी। आज एक नाम, दो नाम ऐसे हैं कि जो आप अगर पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो कमाया उस दौर में, आज जो उस समय बोया, आज उसकी काट करेंगे। वाटर फिल्म देखी सर? वाटर फिल्म का सबसे पहला जो आंदोलन फैलाया वहाँ के जो हिंदूवादी नेताओं ने, वो आज इस समय में जब से सरकार बनी है वो उसमें बड़े पदों पर बड़े क्या, और उसमें जो इनाम उनको मिल रहा है बहुत बड़े बड़े इनाम मिल रहे हैं। तो वाटर फिल्म में ऐसा क्या है जो गलत है? देखिए सर, अभी लगा कि दीपा में फिल्म गलत है, इसलिए उस फिल्म को बनारस के घाट में ना शूट करके वो उनको वहाँ करना पड़ा श्रीलंका में। फिल्म वहाँ की बैन रही कुछ सालों तक, लेकिन ज़्यादा दिन बैन रहेगी तो माफिया टहल रहे हैं पायरेसी के। इस समय सीडी चलती थी, सीडी आ जाती थी, अब तो सीडी नहीं आती, सीधे पहुँच जाती है टेलीग्राम नया सीडी माध्यम है आजकल। कितने जीबी की मटेरियल हो टेलीग्राम में अवेलेबल है, हर चीज़ मिल जाएगी। वो भी बड़ा संकट है इसमें। राष्ट्रीय पहचान की बात हो रही है, राष्ट्रीय पहचान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते।
खिलवाड़ की बात है, बहुत सारे ऐसे आयाम। याकूब मेनन के नाम उस आदमी को फांसी दी गई, देश का हत्यारा मान सकते हैं, देश का आतंकवादी, इस देश में उसको फांसी दी। उसके जनाजे में पता कितने लोग शामिल हुए? कम से कम 20,000। उस जनाजे का वीडियो भी कल वायरल हुआ, कल परसों। और जहाँ उसकी मिट्टी है कब्रिस्तान में, जहाँ उसको गाड़ा गया, वहाँ लोगों ने लाइट वाइट सब लगा दिया, उसको पूरा आलिशान तरीके से बना करके। और इस आधार पर मीडिया वालों ने क्या थ्योरी, नई थ्योरी डेवलप कर दी है कि अतीक अहमद एंड कंपनी का भी ऐसे ही बनने वाला है। लेकिन कुछ सबकी थ्योरी के साथ में आप देखिए कुछ सेंसर में ये बात, लेकिन उनके पास, लेकिन मैं ऐसे पत्रकार नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठ करके मेरे दिमाग की जो ऊपर से मैं तुरंत बोल दे रहा हूँ, लेकिन थिएटर मीडियम में, सिनेमा में पॉसिबल नहीं है। और आजकल तो लिटरेचर में भी मुश्किल हो गया है, छप जाती है किताबें, लेकिन उसको पॉपुलर होने में बहुत टाइम लगता है और लोगों तक पहुँचने में तो खैर लंबा समय बीत जाता है। तो उसके मन में जो आ रहा पत्रकार को वहीं से बोले दे रहा है, वो बोल ही रहे हैं वहाँ से। अतीक अहमद के बच्चे को लेकर के क्या हो रहा है, 2 लड़के उसके नाबालिग हैं, जो जब पकड़े गए थे नाबालिग हैं, उन्होंने सर पकड़ के उन्होंने वो कर दिया। उसका नाम है बाल सुधार गृह। आप उसको अगर ये वीडियो दिखा दो ना, वो बाल सुधार छोड़िए, वो पागल हो जाएगा। और आज से अगर 20 साल बाद भी निकलेगा वो, तो कभी भी अपने बाप का बदला, हमने तो कहानी वो सुना ही है, बाप का भाई का सबका बदला देगा पैसा, सुना है गैंगस्टर फंसे। तो ये डायलॉग यही से नहीं करते, क्योंकि वो डायलॉग उसी मार्केट से चले, उसी समाज से बार बार घूमते रहते हैं। ये पूरी बातचीत इसलिए हो रही है कि आप जब भी कुछ लिख रहे हो, जब भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, तो आप अपने इसका जो एक्सट्रीम लेवल है उसको भी ध्यान रखें कि हम वो कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि जस्टिफाई किसको करना है? आप ही को करना है। और एक बार 2 बार FIR हुई, FIR तो तुरंत हो जाती है आप लोगों के। सिनेमा में तो खैर प्रोड्यूसर पर जाएगा मामला, लेकिन ये जो रंगमंच के लोग हैं उनके ऊपर, और बहुत आम परिवारों के लोग हैं इसमें, ऐसा भी नहीं बहुत बड़े लोग, बहुत पैसे वाले लोग, अंबानी एंड कंपनी टाइप के लोग थिएटर कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले लोग इस सिनेमा, और सिनेमा में तो खैर बड़े बड़े परिवारों का पैसा लग रहा है, लेकिन थिएटर में बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग आते हैं और अपना अनुभव और अपने ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे दिक्कत कहाँ हो रही है? जो राज्य है वो इस मीडियम को नहीं समझ रहा है, इस मीडियम के असर को नहीं समझ रहा है। नुक्कड़ नाटक तो हमें लगवा रहा है, नुक्कड़ नाटक का इम्पैक्ट उसको पता है। वो विभिन्न जो योजनाएं बनाता है उसमें कहता है कि नुक्कड़ नाटक करिए, हमारा प्रसार करिए, क्योंकि उसका तुरंत इम्पैक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि भीड़, उस नुक्कड़ नाटक में से भीड़ दिखती है, उसका मैसेज इतना जल्दी असर नहीं डालता। उसकी जो चिल्लाहट है ना, आवाज़ जो है ना, वो आवाज़ लोगों को आकर्षित करती है कि लोग आए। कौन सुनता है भीड़ में? कौन सुनने वाला लोग होता है? भीड़ में तो मार के चला जाता है कोई किसी को। उसका मैसेज होता है कि लोग आए, लोग बस थीम देख लें कि किस विषय पर क्या हो रहा था और चले गए। अब वही चीज़, सेम चीज़ आप किसी स्टेज पर करिए, प्ले करिए। हमने कई ऐसे नाटक देखे हैं जो हमारे बस से बात हो, जब हमने शुरू किया था तो हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि हम स्किल के नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बैठते समझ में आया, उसका संवेदनशीलता समझ में आई कि अगर स्टेज पर कुछ भी नहीं है तो म्यूज़िक से भी क्रिएट हो सकता है। एक म्यूज़िक भी आपको हो सकता है कि आधे 1 घंटे के लिए सोचने को मजबूर कर दे। यार उस सीन के बाद में जो म्यूज़िक आई है वो हो सकता है मेरा दर्द था या आपका दर्द था, उस समाज का दर्द था। ये ऐसे सीन आते हैं जिसमें से म्यूज़िक से खेल हो जाता है, लाइट से खेल हो जाता है। अब स्क्रिप्ट में वो देखा लाल लाइट नहीं चल पाएगी, वो बहुत ज़्यादा, वो रेड आपका बहुत है, बहुत वायलेंस कलर यूज़ कर रहे हैं आप। ऐसा होता है ना, एक ही प्ले में रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, पूरे वो कलर में हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। DM साहब ने मना कर दिया। वो DM साहब को क्या थिएटर में एक पेपर पास करना जरूरी नहीं लगता? एक पेपर पास करके वो DM बने, या सिनेमा का एक फिल्म कभी उन्होंने लिखी हो तब वो DM बने, या कोई ऐसा आदमी जो, या कोई आयोग बना दे। हम इसके खिलाफ भी नहीं है कि आप, चलिए कोई व्यक्ति है, किसी थिएटर का कोई ग्रुप है और वो मन बढ़न कुछ भी बना सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो कोई ऐसा आयोग बनाए जो जिसमें वो लोग हों जो यहीं से निकले हो। हमने
हमने जब इस किताब पे अपना पूरा किया तो इसमें लिखा कि जो सिनेमा सेंसरशिप के जो बोर्ड मेंबर हैं वो कम से कम अपने लाइफ में एक फिल्म लिखी हो और एक फिल्म का प्रोडक्शन किया हो, उनको आप बोर्ड का मेंबर बनाइए, तो उनको उसका दर्द पता होगा कि फिल्म बनाने में और फिल्म लिखने में पसीने छूट जाए। तब फिर वो एक एक शॉट और सीन पर पता चलेगा कि यार कैसे इसका कट कर दो और इसका वो हटा दो और इसको रिवाइज कर दो और 18+ 20+ UA और ये सब लिख देने में से कुछ नहीं होगा। हाँ, 18+ की फिल्म साथ है, जब तुम लोगों ने तब देखी होगी जब 18 से कम की नहीं होगी। 18 से कम में तुमने फिल्में कितनी फिल्में देख ली होंगी, लेकिन सरकारों को लग रहा है कि 18+ की फिल्में सिर्फ सिनेमा हॉल में दिखती होंगी, आई कार्ड चेक करते हैं। तो हमने आज तक मैं इतना बड़ा हो गया कभी भी सिनेमा हॉल में 18+ का कार्ड दिखा करके फिल्म नहीं देखी, कभी कोई नहीं मांगता, सिर्फ रूल कागजों पर बने रखते हुए। और उसके चक्कर में समाज का एक वर्ग जो है वो परेशान हो रहा है, अरे वो हिंदी फिल्म बेकार फिल्म बन जाओ। तो आप सोचिए, एक और एंगल में आपको बताता हूँ, फिल्में तो हम देख लेते हैं परिवारों के साथ जा करके, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बच्चों के साथ देखने जाते हैं परिवार और उस पर वो मैसेज दिखा देते हैं जो जीवन भर नहीं भूलता। बच्चा चाकू मारने की प्रैक्टिस घरों में पिता के साथ कर रहा है, तो कहाँ से सीख रहा है? इन्हीं फिल्मों से सीख रहा है। और हमें मज़ा आता है, हमारा जो अगर आप घरों में देखिएगा छोटे बच्चे घर में होंगे तो वो आपको चोर आइस पाइस खेलते हैं, जो पुलिस चोर खेलते हैं, पुलिस चोर देख करके हमें खुशी होती है। तो पुलिस लेके भागता है, चोर मारता है, वो गोली मारता है, वो जेल जाता है, उसको मज़ा आता है। एक तरीके का संकट है ये संकट इसलिए है कि उसके दिमाग पर वो असर जा रहा है और हो सकता है वो 10 साल 20 साल जब वो 10-15 साल का होगा तो क्राइम करेगा। अगर टीचर को पापा को कभी मारना, कभी मम्मी को मारना, फिर टीचर को कभी मारना देख रहा है, चीज़ें कहाँ से सीख रहा है? वो हिंसा की प्रवृत्ति उसके दिमाग में इन्हीं मीडियम से आ रही है। इसलिए मीडियम खतरनाक तो है, लेकिन उनका उपयोग अगर आप वैसे करें जैसे आपको करना है, जैसे आपको करना चाहिए, तो हो सकता है इससे बचा जा सके। अदरवाइज ये मीडियम आपके समाज को या हमारे समाज को बहुत अलग दिशा में ले जाएगा, उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचिए कि 500 बिलियन के करीब डेली व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, 500 बिलियन एवरी डे। तो आप उसको चेक करके बताइए कि कितने इसमें सही कितने गलत। हम रोज़ का हमारा काम है वेरीफाई करने का, गूगल का सर्टिफाइड ट्रेनर भी फेक न्यूज़ को चेक करने का। हमारे पास डेली का मैसेज आता है, ये चेक करके बताइए, वो चेक करिए, ये है कि नहीं, लेकिन वो बना के भेज दे रहे हैं। अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और इसको कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है इस मूवमेंट में, किसी भी दिशा में इसको मोड़ सकते हैं आप। बस पीछे बैनर चेंज करना है, वो फोटोशॉप से हो जाएगा और इसमें ये लगा दीजिए अतीक अहमद का फोटो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें पीछे भगवा लगा दीजिए, इसमें पीछे हरा कलर लगा दीजिए, कुछ मत लगाइए, हरा कलर लगाइए, कुछ मत लगाइए, इसमें सपा का झंडा लगा दीजिए। पता चलेगा कि सपा के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए आज मंच पर भाषण। तो आप उसको बस 10 ग्रुप में भेज दीजिए, होता है ये क्रिएशन है। हो सकता है, हो सकता है। और ये क्रिएशन खतरनाक है क्योंकि ये क्रिएशन आप सब लोग ही बना रहे हो, कोई विदेश से इसको बनाने नहीं आ रहा। ये क्रिएशन भी आपकी ऊपर है। मैंने पहले क्या शुरुआत की थी, राम का जो चरित्र है वो मुझे बहुत पसंद है। उस राम को हम किसी भी एंगल से लेके दिखा सकते हैं। मेरी क्रिएशन का मूड है कि मैं इस मूड में बैठा हूँ तो राम को नीचे दिखा है कि मैं रावण के क्रिएशन में ज़्यादा ध्यान दूंगा, रावण को हाईलाइट करूँगा। सब रावण को हाईलाइट करते हैं, आज के समय में बदल चुका। दशहरा में आप रावण की पूजा भी करते हैं, इसी देश में करते हैं, विदेश में नहीं करते। इसी प्रदेश में नहीं, इसी देश में, मध्य प्रदेश में एक तो मध्य प्रदेश में भी होती है। और आप बड़े गर्व के साथ वहाँ के जो समाज के लोग हैं वो बड़े गर्व से उसकी पूजा करते हैं, उनकी परंपरा है। और हम बार बार में उसका बात भी कहते हैं कि जो है बहुत प्रकार विद्वान था, पंडित था, ये था, वो था, सब बता देते हैं। लेकिन मतलब उसी कैसे धारा बदल जाती है। लेकिन जब आप तुरंत तुलसीदास और इन सब के रामायण पर पूरा फोकस करने बैठेंगे तो राम को आप ऊँचा उठाएंगे और आप उसको डाउन करेंगे। लेकिन जब आप साउथ जाएंगे तो साउथ का जो अलग अलग चरित्र है, जब आप थिएटर या और फॉर्म देखिएगा अगर आप केरल के और इधर के, तो वहाँ के फॉर्म में तो वो रामायण के जितने एंटी वाले हीरो हैं
वो वहाँ के चरित्र हैं, जो हीरो हैं वहाँ के। कभी द्वंद्व दिखाइए आपस में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र या केरला के चरित्रों का सिर्फ जो चरित्र ऐसे चरित्र हैं, रामायण के जो चरित्र हैं उनको उठाइए और एक में बनाइए। सरकार के समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन वो सिर्फ देखेंगे इसमें रावण कहाँ है, इसमें कुछ वैसा तो नहीं हो गया जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि धारा बनी हुई है और राज्य तय करता है, राज्य की आइडियोलॉजी तय करती है कि आपका प्लेट होगा या नहीं। एक समय तक फिल्में बहुत चलती थी धर्म के विरुद्ध या धर्म को लेकर के बहुत प्रेजेंट किया जाता था। आज वो दौर शायद एकदम से डाउन सा हो गया है। आप कुछ भी ऐसी गहरी फिल्म आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपके पास एक काम करना है, हिंदू अगर है उसमें, मुस्लिम पर थोड़ा डाउन है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जैसे एक बहादुर शाह जगह पर एक फिल्म बनी सर, बहादुर शाह जगह का नाम सुना होगा आपने, भारत का लास्ट बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह इस और इस देश में कोई कोना नहीं जहाँ से गुजरा ना। तो एक हमारे सुरेश शर्मा सर ने एक फिल्म बनाई द लास्ट मुगल, बहादुर शाह जफर, और वो जफर जहाँ जहाँ से गुजरे हैं कैमरा उन्होंने वहाँ से गुजारा है। सोचिए यहाँ से लेकर रंगून तक, जहाँ उनकी समाधि आज भी वो कब्र है जफर की। जफर ने लिखा भी ना कि 2 गज नसीब कब्र भी नसीब ना हुई, 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। और सच बात है कि रंगून में जहाँ पर उनकी कब्र ओरिजिनल कब्र है वहाँ वो थे ही नहीं, वहाँ वो कब्र थी ही नहीं। आवाज़ भी वो दिल्ली में तो आज भी वो एक उसका जो तख्त है उसका वहाँ एक रखा हुआ है अलग, क्योंकि जहाँ जिस देश में वो रहा वहाँ उनकी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो उस फिल्म को NFDC ने पास किया, फंड किया, फंडिंग दी। 2013 की बात है। 14 के बाद देश बदली, देश का निज़ाम बदला, देश के हालात बदले और फिल्म आज 14 से लेकर के आज 23 हो गई। फिल्म दूरदर्शन के लिए पास हो गई थी। दूरदर्शन क्योंकि NFDC बनाती है तो दूरदर्शन में दिखाई जाती है। हमने बहुत सारी फिल्में वहीं से देखी। वो फिल्म आज तक रिलीज हुई। वो फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन भी बैन है। उस फिल्म का हिस्सा मैं था, उतनी हिस्सा रहा हूँ। बस उसमें एक ही बात है कि जफर को हम क्यों हाईलाइट करें, क्योंकि मुगल था। जितना करके गया, जितना बना हुआ है, जितनी सालों तक तो दिल्ली में सब बना हुआ, वो तोड़ दो ना, फिर वो नेस्तनाबूद कर दो भाई, वो भी खत्म कर दो। नहीं उससे मतलब नहीं, ज़्यादा बहस मत करो, कौन बहस करें। तो मुझे लगता है कि जब भी आप थिएटर के पर्सपेक्टिव में या सिनेमा के पर्सपेक्टिव में लेखन करें, तो लेखन में कुछ बुनियादी चीज़ें जो समाज और सोसाइटी में चल रहा है इस समय में, उसको जरूर ध्यान रखें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। बदलना तो पड़ेगा समय के साथ, अदरवाइज आप अपने एथिक्स को लेकर के बहुत रूढ़िवादी अगर खुद भी हो रहे हैं तो वही होगा जो अनुराग कश्यप के साथ हो रहा है या बहुत सारे और जो बड़े बता रहे हैं जो सत्ता से एंटी होकर के लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। अनुभव सिन्हा ने अभी एक फिल्म बनाई है, कल परसों उसका रिलीज हुआ है ट्रेलर, अफवाह। वो अफवाह इसलिए है, अखलाक अहमद की जो डेथ हुई, अखलाक अहमद के नाम सुना, उसके घर में बीफ की जानकारी इसी व्हाट्सएप से मिली, फर्जी फेक न्यूज़। और वो बीफ, क्योंकि बीफ हमने कॉमन सेंस हमारे अंदर भर दिया गया है कि मुस्लिम मतलब बीफ, और हम मान लेते हैं बीफ मतलब गाय। ये भी पता है हमें, बीफ मतलब गाय और गाय का कटना मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब हत्या। ये एकदम सटीक लाइनें चल रही है। तो वही हुआ और उसको लेकर के फिल्म बनी है। तो फिल्म अफवाहों पर ही है, अफवाहों को लेकर के बनाई गई है। और मुझे लगता है कि अगर वो किसी ढंग के बोर्ड में अगर देखी होगी, क्योंकि ट्रेलर तो रिलीज हो सकता है बिना उसके, हालांकि उसके लिए ट्रेलर जाता है पहले, तो ट्रेलर तो चला गया, उसको कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन फिल्म जब जाएगी सेंसर बोर्ड में, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का माहौल है वो फिल्म कुछ दिन में आपके पास खबर आएगी फिल्म ठीक है दृश्य हटा दी है। आप लोगों ने सुना कुछ सवाल सर आपसे एक सवाल, जैसे जो आपने रूल्स पढ़े WPA को लेकर, तो ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि बंगाल में जो थिएटर हुआ था, नील दर्पण एक प्ले हुआ था दीनबंधु मित्र का, या विजय भट्टाचार्य का नवान जो प्ले हुआ था,
अंग्रेजी सरकार थी उस समय, तो उन नाटकों को देखकर ये रूल्स बनाए बेसिकली, क्योंकि नील दर्पण में उसके जो अंग्रेजी अफसर था उसके खिलाफ गलत तरीके से दिखा दिया गया, तो ये रूल्स पूरे बना दिए गए। तो क्या हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी भारत सरकार ने रूल्स पर ध्यान नहीं दिया कि आज की परिस्थिति के हिसाब से जो रूल्स हैं उनको बदला जाए या चेंज किया जाए? हम उन्हीं की वो चीज़ें लेके अभी तक चले आ रहे हैं। कई चीज़ों में संविधान में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम वही चीज़ें फॉलो करते चले आ रहे हैं, उन पर हमने आज की परिस्थिति में ध्यान ही नहीं दिया। सही सवाल है आपका। और सिर्फ रंगमंच ही नहीं, सिनेमा में भी कई ऐसी कमेटियाँ बनी। जब आप न्यूज़ दर्पण की बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ का काम मेन होता था कि भारत माता की जय के नारे नहीं लगने चाहिए। अंग्रेज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि भारत एज अ कंट्री इस्टेब्लिश ना होने पाए और उनके खिलाफ ही वो हमेशा रहे। और इस तरीके में चाहे वो लिटरेचर हो, सिनेमा हो या थिएटर हो, कैसे भी वो नहीं करते थे। तो न्यूज़ दर्पण उसका उदाहरण है। उसके बाद सब क्यों चेंज नहीं हो पाया? चेंज ना होने के पीछे जो बेसिक कारण है, मुझे ये लगता है कि सरकारों की अपनी समझ और उस पर ध्यान न देना, क्योंकि लोगों का दबाव भी नहीं रहा कभी कि थिएटर के लोगों को अगर बोल दिया गया कि ये नहीं करना, वो मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सीमित लोग हैं, 50, 60, 100 लोगों का ग्रुप होगा जो प्ले करता होगा, तो वो 100 लोगों को चुप कराया जा सकता है। और डर भी एक चीज़ है, डर। लेकिन आप जब कोरोना काल में देखिए तो कई ऐसे थिएटर हुए, लोगों ने घरों से किए, लोगों ने कहीं से करके ऑनलाइन कर दिए, उस पर बैन नहीं लगा पाई सरकार। तो रूल जहाँ बदलने की बात है, रूल सिनेमा में तो बहुत सारी कमेटियाँ बनी और आज भी वो बस्ते पर हैं। आप देखिए 1918 में संसद नीति आती है, उसके बाद में 54 में फिर बदलाव होता है, 83 में फिर बदलाव होता है, 94 में बदलाव होता है, 2015 में बदलाव होता है जब श्याम बेनेगल की कमेटी आती है। और उसका जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी आज तक पूरी नहीं हुई। उसमें साफ बात कही गई थी कि जितने भी सेंसर बोर्ड के लोग होंगे वो उस फील्ड से होंगे। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो उस कमेटी में जो उस फील्ड का समझदार हो, उस फील्ड को समझता हो। आज तक नहीं हुआ। इसके पीछे एक रीज़न और है कि एक सामूहिक तौर पर कोई एक कभी बुरा वो नहीं हुआ कि किसी ने, हम विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं, हमने कभी वहाँ से जारी नहीं किया प्रेस रिलीज कि हम इसके खिलाफ हैं, इस नियम के विरोध में है, या ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। और सरकारों को लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, सरकार मान रही है जनता, तो हम कोई बात नहीं। सिनेमा में नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास उपलब्ध हो गए, साधन उपलब्ध हो गए, और दूसरे साधन उपलब्ध हो गए। जैसे ही वहाँ से सिनेमा वालों लोगों ने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया। OTT नहीं, OTT है, यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं है तो फिल्म फेस्टिवल्स हैं, कुछ नहीं दिखाओगे फिल्म फेस्टिवल्स में चले जाएंगे। और नहीं दोगे तो जब हमें कोई प्रोपेगेंडा फिल्म भी बनानी है, अभी BBC की फिल्म आपने देखी होगी अगर आपके पास आई, मोदी जी वाली बैन कितनी बैन कर लो, टेलीग्राम में घूम रही है, आज भी घूम रही है, बैन कर, उस पर सरकार बैन करवा रही है, खुद से आकर के करवा रही है कि नहीं वो बैन करो। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार इन्वॉल्व है, सरकार का सीधा प्रसारण है, उसमें सीधा वो इन्वॉल्व होती है। तो सबको पता है, आपके लोग भी सत्ता में होंगे, ऐसा नहीं है कि सत्ता में नहीं होंगे। सरकार तो कभी कांग्रेस की रही, कभी भाजपा की रही, तो ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों को वो मान ले रहे हैं कि दोनों इस विधा के खिलाफ हैं। तो जो लोग उस विधा के खिलाफ हैं या उस रूल्स के खिलाफ हैं, उन्होंने कभी अपने आप को डिफेंड नहीं किया कि हमें ये रूल हमें बदलना चाहिए या कभी हमें चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। वोटर्स तो हम सब हैं, वोटिंग में कभी किसी ने नहीं रखा। कुछ लोग हैं जो कल्चरल हेरिटेज को अपने उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, ठाकुर जैसे लोग करते हैं, मुद्दा रखते हैं कि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी संभाल के रखना है, उसमें थिएटर और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन रूल्स के लिए, कुर्सिया कानून से बचने के लिए तो हमें आंदोलन की भी ज़रूरत है, हमें बीच में लोगों को सत्ता को समझाने की भी ज़रूरत है कि आप जिस तरीके के रूल हम थोप रहे हैं वो गलत है। तो सरकारों ने कोशिश जितनी वो जानते हैं कि जैसा रूल बनाओगे, रूल कई बार रूल बदलाव हो जाता है। कानून बना के दिया था, काला कानून बनाया था, क्या हुआ? सनकती बनाया, विरोध हुआ, वापस हो गया। ऐसी कोई डिमांड होनी चाहिए। और सिनेमा के लोग इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सिनेमा बहुत पैसे की चीज़ है, बहुत पैसा लगता है उसमें, तो उसमें प्रॉफिट की वजह से लोग एक साथ शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रोड्यूसर देखिए ना, देश में
स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है, एक्टर्स का एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर का कोई एसोसिएशन नहीं, जबकि होना चाहिए। और फॉरेन में, हॉलीवुड में प्रोड्यूसर का ही एसोसिएशन है। वो हॉलीवुड जो सुनते हैं हम, वो हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स का ही पूरा कुनबा है, वहाँ एक्टर और डायरेक्टर को खरीदे जाते हैं, इसलिए वो उनका कॉन्सेप्ट। और ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में 14 देशों का दर्जन मैंने किया है, सारे देशों में यही हाल है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। कोई भी सत्ता रहे, सत्ता कोई अपना, हाँ कोई नहीं सुनता। अपने यहाँ तो कम से कम ये हो गया है कि एक कई बार ऐसा होता है कि फिल्म MP में चली, उत्तर प्रदेश में बैन हो गई, ये होता है। अमेरिका में एक डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैन है। ऐसे कम से कम हजारों फिल्मों में रिकॉर्ड है। एक डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैन हो गई, ब्लॉक में बैन हो गई। वहाँ भी ऐसा कल्चर, वहाँ तो और रूल बहुत तगड़े हैं कि 13 साल 18 साल, लेकिन बैन नहीं होती है दिक्कत। वो 13 साल वाले देख सकते हैं, 12 साल वाले देख सकते हैं, 17 साल वाले, 16 साल वाले। तो इससे जो सर्टिफिकेशन है उसकी वजह से बचत है। नाटक में भी होना चाहिए सर्टिफिकेशन बनाने, आप जिससे बदल देके यहाँ करके वो एक अंतराल नहीं। वो थिएटर जब करता है दिल्ली में, उसके प्ले अलग ही लेवल के होते हैं, उनमें वैचारिकी से थोड़ा ऊपर की चीज़ होती है। वैचारिक तो है ही सारे, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि बीच बीच में वो स्क्रिप्ट के अलग से भी ले जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है एक सोल्यूशन, लेकिन आप एक बार 2 बार कर सकते हैं, अगली बार से तीसरी बार आप करेंगे तो आपके ग्रुप को बैनी कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, कि आप बिना स्क्रिप्ट की चीज़ें ही करेंगे। कोई रूल है क्या कि बिना स्क्रिप्ट के रंगमंच नहीं हो सकता? तो सहूलियत के लिए है हमारी। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट में आपने स्क्रिप्ट जमा की है वहाँ और आपने वो प्ले नहीं किया, वो कुछ और कर दिया, जिम्मेदार कौन हो? वो हमारी सना। लेकिन फिल्मों में देखा हमने कि वो कुछ प्ले हो रहा है और पीछे से एक व्यक्ति किसी और दृश्य में वो शामिल हो जाता है आकर। कई बार ऐसा हुआ है, हंसी मजाक के दृश्य में वो लेकिन हंसी मजाक में जा देते हैं, तो वो सीन भी हमें कई बार अपवर्ड लगता है कि यार राम सीता का वनवास का दौर था, उसमें एक कोई और व्यक्ति आकर के उसको तहस नहस कर, वो हमारी संवेदना, वो हमारा धार्मिक माहौल नहीं बिगाड़ता है, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ता है। वो अगर सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि एक बार सारे जो विश्व रंगमंच दिवस से मनाते हैं हम लोग 26 तारीख को उस समय भी हमको इस तरीके की कुछ बात रखनी चाहिए, जिससे कि कम से कम प्रदेश लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम शुरू करें कि उन नियमों के खिलाफ हमारा ये ग्रुप है या कई सारे और ग्रुप मिल करके ऐसा कुछ करना चाहिए, तब जाके उसमें रूल्स तो बनेंगे और रूल्स बनते ही तो हमने तोड़ेंगे। यूपी में भी तो हुआ सर, अतीक अहमद को गोली मार दी थी, ब्रजेश सिंह बाहर, ब्रजेश सिंह को अतीक अहमद से बड़ा डर, MLC ब्रजेश सिंह उनसे बड़ा डर, वो बाहर बीजेपी सरकार में घूम रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रदेश का मुखिया अभी तक ये कह रहा है 8 साल से 7 साल से इस प्रदेश में एक भी माफिया नहीं बचा, एक भी हत्यारा नहीं बचा और एक भी अपराधी नहीं है, उसके प्रदेश में लाइव मर्डर हो गया ना। जब सब जेल में है, सब जब माफिया अंदर है, यूपी छोड़ चुके हैं, वहाँ आए कहाँ से? ये सवाल किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा अभी तक ना। उस दिन से योगी आदित्यनाथ इनकाउंटर के बाद आए थे, जब अतीक का इनकाउंटर, इसका लड़के का इनकाउंटर हुआ था झांसी में, तब वो मीडिया में आए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक मीडिया में नहीं आए। अभी तक वो प्रशांत कुमार वो भी तो संकट है, वो भी तो सुनिए। और कोई सवाल? सर, आपने कहा कि रूल्स बनते ही तोड़ने के लिए आपने काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बता दिए कि क्या क्या है, अगर हम स्क्रिप्ट करें तो इसके अकॉर्डिंगली या इन बैरिकेड्स के अंदर रह के ही करें। तो क्या नाटक करते समय या स्क्रिप्ट लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कौन से रूल्स हमारे अनुकूल है, फिलहाल हम उसके हिसाब से परफॉर्म कर दे, और कल को सरकार बदलती है तो हमारे काम के जो है हमारे मन माफिक हम रूल्स उनसे बनवा ले और फिर उसके हिसाब से हम रूल्स करते जाए। तो मैं तो ये सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, क्या ये करना ही सबसे मतलब सुवर्ण मध्य रहेगा जो गोल्डन मिडवे ढूंढने की बात होती है? ये अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर नाटक नहीं हो रहा है, रूल्स बनते, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो बात है रूल आज बन जाएंगे,
आज अपने वाले सब मेरे रूल खराब करेंगे। नहीं सर, जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ कि एक बात सलीके से, तरीके से सवाल तो सही है आपका। सब डिग्निटी को मेंटेन करते हुए। सिनेमा के लोग जो है यही कह रहे हैं कि सिनेमा के लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम नहीं मानोगे तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे और डाल देंगे, लेकिन रंगमंच जैसा दिक्कत है। निर्भया जी के ऊपर भी आपने बात करी है और भी कई सारी चीजें हैं कि ठीक है डायरेक्टली ये नहीं, ये एक्चुअल इंसिडेंट से प्रेरित है, इतनी लिबर्टी लेकर किया जाए। सरकार देगी क्या? परमिशन नहीं देगी, उसी पे वर्किंग करते रहे। यहाँ पर उन्होंने किस देखिए मुझे लगता है दोनों सत्ता प्रशासन को अगर आप देखें जी, तो आज हमें जिन पैसों के लिए मतलब जिन फिल्मों के लिए फंड मिल रहा है उससे पहले वाली गवर्नमेंट में वो नहीं था, है ना? नहीं मिल रहा था। आज जिन मुद्दों को आपको दबा दिया जाएगा कल उस मुद्दों को बड़े हाईलाइट कर देते हैं। तो सत्ता का आश्रय था। कल कोई और गवर्नमेंट अगर कम्युनिस्ट आ गई पूरे हिंदुस्तान में तो आज चल रही स्थितियाँ कुछ और हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या है, सरकार जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि रचनात्मक जो लिबर्टी है उस पर सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि फिर तो कुछ भी दिखा जाए आज आखिरकार सर ने अपनी सेंसर बोर्ड के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ। लेकिन वो बोर्ड में वही लोग हैं जो लिबर्टी ये चीज वही बड़ी बात है कि जो नियमों के अंतर्गत रहकर हम हमारे नियम बनाने वाला नियम बनाने वाला योग होगा तभी तो नियम बनाने वाला सबसे लोग बड़ी बात ये है। आपको मतलब है हमारा एचओडी कोई म्यूजिक का बना दे, बताओ क्या चलेगा डिपार्टमेंट। लेकिन और अगर म्यूजिक भी छोड़ देगा, ताना साहब वाइस चांसलर है तो करवाएगा और आपसे बोलेगा कि पढ़ना पड़ेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर किसी और विभाग में ड्यूटी बना दिया और करवा रहे हैं लोग, तो मानना पड़ रहा है। आप वहाँ लिबर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको मानना पड़ेगा और तर्क भी दे देंगे फंड नहीं है हमारे पास में, हम ला नहीं सकते हैं, हायरिंग हो नहीं सकती है, तो क्या जैसे सर आईपीएस के ऊपर एक अनपढ़ पॉलिटिशियन को बिठा दिया जाता है। वो तो ये बेसिकली ब्यूरोक्रेट वो तो राजनीति का हिस्सा है, उसको हमें जहर की और तरह उस पीना पढ़े लिखे पड़ेगा इंसान को उसकी सुननी पड़ती है एकदम। और उसके पास कोई सेंस नहीं होता लेकिन फिर भी उसको उसकी लालू से माननी लेकर पड़ती के है। अति यूपी में मायावती जब बोलती होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन बैठा होगा? कौन बैठा था? तब वही कौन बैठा है? सुनते हो लोग, क्योंकि वो सीएम है। अतीत जी इतने बड़े सांसद कैसे बन गए? सांसद कैसे बन गए और बनाया किसने? किसने बना? बनाया आज भी विरोध कर रहे हैं पार्टी बैठ के तुम्हारे मुझे तो लगता है चल रहा सर, है। मुझे ये भी लगता है उसमें दोष जनता का भी है, जनता का ही क्योंकि टिकट सिर्फ दे सकता हूँ मैं, मेरी पार्टी टिकट दे सकती है, जितवाने की जिम्मेदारी किसकी? जनता की। और हमने टिकट तो दिया है कि एनडी कैमरा के पास पहले से पूरा वोट बैंक फिक्स था, तो आज भी तो वोट बैंक के नाम पर ही तो बात हो रही है। चुनाव हो रहा है कर्नाटक में मोदी जी को कोई नहीं जानता, ठीक है, जानने का मतलब है ना कभी उनसे कोई लेना देना है ना कभी मिले है, लेकिन वहाँ फोटो लगता है, इसी फोटो के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है ना। अमित शाह कभी नहीं अमित शाह गए होंगे वहाँ तमिलनाडु में, लेकिन फोटो लगता है, क्यों? आइकॉन है, उनके आधार पर वोट बैंक को समराइज किया जा सकता है। कल वो जेपी नड्डा गए थे वहाँ, बोले कि जो है हम पैसा भेजते हैं, कांग्रेस वाले खा जाते हैं, तो आपको पैसा डायरेक्ट चाहिए क्या? आप क्या बोले, इसका क्या मतलब है कि आप हमारी सीधा लाओ। वही तो अब इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने कितना पैसा अभी तक दिया उस कांग्रेस वाली प्रदेश के राज्य को। उस पर बात हो जाए ना कि कितना दिया था, कितने पे काम हुआ, उसका आंकड़ा दो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम बेचते हैं, और वही थ्योरी पुरानी वाली कि अधिकारी बीच में खा जाते हैं, सत्ता खा जाती है ये। और अपने प्रदेशों का भी बताओ, अपने प्रदेशों कौन बताता है? वो जो सवाल था कि सत्ता बदल जाएगी, सत्ता बदलती रहेगी, इसलिए वो कोशिश में है कि सारे देश में चुनाव एक साथ हो, एक चुनाव एक देश और एक चुनाव। इससे क्या होगा, एक बार में सारा माहौल बदल देंगे, उसके बाद 10-20 साल के बाद होगा, कम से कम 20 साल 30 साल के फुर्सत हो जाएगा। 2 से शुरू हुई पार्टी आज 340 तक पहुँच गई, वैसे बुराई नहीं है, ताना साहब से फंस चुके थे और जनता ने बनाया है, कोई किसी को बुरा नहीं, जनता बहुत प्रताड़ित हो गई थी समय, जनता का परिवर्तन नहीं और किसी का नहीं, और जनता जब तक चाहे नहीं तब तक अभी जब तक मजे ले रही है उसको पता है कि ठीक है। अभी खुशी तो भाई इस बात की कि अतीक अहमद मारा जा सकता है, अभी तक ये था कि अतीक अहमद मार ही नहीं सकता। तो मुझे पर्सनली, मैं स्टेज में बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो डर भी होती है, कोई किसी को गोली मार सकता है,
देश में क्राइम बढ़ा ही हुआ है तो, और अतीक अहमद का कुंबा इतना तो आसान है नहीं, 45 साल राज किया तो बहुत सारे लोग छिपे होंगे, बहुत सारे कनेक्शन होंगे, डायरेक्ट नज़र रख रहे होंगे। हो सकता है इसी वजह से अभी तक किसी मीडिया में ना आए हो मीडिया चैनल। प्रदेश में सरकारें तो बहुत आती गई और बीजेपी की सरकार राजनाथ सिंह भी बने थे, बहुत सारे लोग बनते चले गए, लेकिन हिम्मत जुटाई और खुलेआम बोला मिट्टी को मिला दूंगा। तो सेंस कुछ और जैसा भी सेंस रहा हो उस पर नहीं पड़ते, गलत है। देखो फिर भी कर राज्य के खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ बयान था वो, जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही थी बुलडोजर से लेकर के सारी चीज़ें वो सारे खिलाफ है एज पर रूल। लेकिन एक सांत्वना भी तो चीज़ है, एक सरकार और समाज के बीच में भी कुछ है जो संवेदना होती है कि यार ठीक है, हमें जिसको उसने मारा था, एक महिला को मारा था गोली से, उस महिला का दर्द अगर देखो तो लगता है यार ठीक है, उसका ऑडियो कॉल अगर सुन ले हम तो लगता है चलो ठीक है। हाँ मीडिया यही दिखा रही है, अभी मीडिया जस्टिफाई कर रही है उस बात को जिससे आप भूल जाएं। कारण क्या होगा? अगर हम रूल्स की बात करें तो उसमें तुष्टिकरण आता है, किसी एक खास वर्ग को तुष्टिकरण करो का वोट के लिए समाजवादी को ड्रामा से वो बता रहे बार-बार कि 45 साल तक कोसा समाजवादी ने तो सब तुष्टिकरण हुआ है, पिछली गवर्नमेंट में तो तुष्टिकरण ही हुआ, इस कारण से उसका प्रतिरोध है। हर कोई अपना उसमें थोड़ा योगी जी का वो भी भाषण वायरल हो रहा है, ये संसद हमें सुरक्षित दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेकिन जब बात एथिक्स पर होगी, जितने केस 101 केस उनके अतीक अहमद के ऊपर 104 104 ऐसे कुछ थे, 22-23 तिवारी नाथ जी के ऊपर भी है, अमित शाह के ऊपर नहीं है, कई बार नाम बोलते हैं, कई बार नहीं, या और दूसरी पार्टियों में बड़े बड़े लोगों के पास में इतने ही आते हैं, आपराधिक मुकदमे होंगे। लेकिन अगर आप रूल लगाएं, ये बना दें कि बिना आपराधिक छवि वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, इसमें से 5 लोग नहीं मिले, 5 मिल जाए बड़ी बात है, और पर्चा भरते भरते तक लोग केस कर देंगे, केस कर देंगे, ये मैं सोच रहा था नहीं तो हम कर रहे हैं केस करने की बजाय। लेकिन न्याय प्रणाली पर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि न्यायिक व्यवस्था 20-20 साल इंतजार करना पड़ता है कचहरी के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें 20-25 साल केस ही चल रहा है। कई बार 20 साल में मालूम पड़ता है कि वो जो निर्णय था गलत था, यानी 20 साल सजा काट के आया, लेकिन आप सजा याफ्ता व्यक्ति को, सजा काटे हुए व्यक्ति पर आप फिल्म नहीं बना सकते, आप उस पर उसका व्यू नहीं रख सकते, उस पर आप प्ले नहीं कर सकते, उसका दर्द है ना, उसने 20 अपनी जवानी के 20 साल बर्बाद किए आपकी किसकी वजह से, कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत व्यापक विषय है और उस पर लगातार चर्चाएं जरूरी है, हम आगे भी आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से इस विषय पर और ज़्यादा गहनता से, क्योंकि मेरे पाठ्यक्रम में भी है और मैं उसमें सिखाते हूँ। मैं सम्मान स्वरूप अपने विद्यार्थी रजत से भी अनुरोध करता हूँ और आगे तक करेंगे आप दोनों। नाट्य एवं रंगमंच संकाय विभाग की तरफ से मुझे परिवार की तरफ से मनीष जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकालकर हम सभी के बीच अपने विचार ज्ञान को साझा किया और भविष्य में ये वादा भी लेते हैं कि इस विषय पर पुनः इस तरह से चर्चा।